देखो देखो मैं वही समझाता हूँ। बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब HCl अपना H प्लस देता है, बट ये अपना H प्लस नहीं देता। ऑल्दो हाइड्रोजन कनेक्टेड ऑक्सीजन से, फिर भी बोरिक एसिड अपना H प्लस नहीं देता है। क्यों नहीं देता है भाई? पोलर बॉन्ड है फिर भी नहीं दे रहा है, क्या रीजन है? पोलर बॉन्ड है फिर भी नहीं दे रहा है, क्या रीजन है? एक तो देखो नोड नहीं, बैक बॉन्डिंग तो है ही यहाँ पे, उसमें तो अलग बात है, वो बैक बॉन्डिंग तो है ही, लेकिन ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में नहीं निकलता। इन शॉर्ट जब ये पानी में जाता है, देखो कोई भी एसिड H प्लस ऐसे तो गैसियस स्टेट में देने से रहा, H2SO4 पानी में H प्लस दे रहा है ना, तो इसको जब पानी में डालते हैं ना बोरिक एसिड को वाटर में, तो चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा बहुत बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा बहुत किससे स्टेबल है? बैक बॉन्डिंग से, 2p2p। तो इसको जब पानी में डालते हैं तो पता चलता है कि ये पानी से OH माइनस अपने पास बुला लेता है, BOH होल 4 माइनस और H प्लस। अपना H प्लस नहीं दिया, अपना खुद का H प्लस नहीं दिया, जबकि वाटर से OH माइनस छीन लिया। मतलब BOH ऑर्थोपोलिक एसिड ना ये लीनियस बेस है ना प्रोस्टेटोरिक बेस, लेकिन लेविस एसिड है, लेविस एसिड, लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि उसने लोन पेयर लिया, क्योंकि इस वाले का जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओगे जो OH माइनस ने किया है, और 3 नॉर्मल जो पहले था वही है अभी, ये 3 था ना नॉर्मल, वही सही है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना उसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। BOH होल 4 माइनस में OH माइनस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, समझ गए? किसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? OH माइनस के पास 3 लोन पेयर है, और बेचारा ये तकलीफ में है ना, ये थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के खुश था बैक बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे सिग्मा कोऑर्डिनेट ज्यादा स्टेबल है या पाई कोऑर्डिनेट? तो इसीलिए अब यहाँ डोनर विल गेट +1, तो इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो BOH होल 4 में कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, यहां से यहां गए तो क्या बदला, तो यहाँ पे बोरोन sp2 है BOH होल 3 में, और यहाँ sp3 है, पूछा भी जाता है, शेप भी बदल गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर है वो टेट्राहेड्रल है, बोरोन को लेके तो चीजें बदल गई ना। तो इट इज नॉट ए लेविस एसिड। लेकिन अगर H2SO4 को अगर पानी में डालोगे तो पता चला कि ये सल्फेट में चेंज हो गया और 2 H प्लस दिया, और वो दोनों H प्लस वाटर ने ट्रैप कर लिया, मतलब H3O प्लस बन गया। जितना रेस्ट एग्जाम्पल्स है ना वो सारे फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो मॉड्यूल सही से समझ गए ना, उसको ढंग से लिखोगे ना तो सारे फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरिक, क्लोरस ऐसे ही दिखेगा वो। नहीं समझा? वो लिखा है स्टाइल से ऐसा, लेकिन वो सारे क्लोरिक एसिड हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, ढंग से देखो ना, वो लिखने का तरीका बदल दिया। अब यही रीजन है बच्चे कि मैं बोलता हूँ मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व, तो उससे क्या होता है ना, एक जो आता है ना तुम लोगों का कॉन्फिडेंस कि फोड़ देंगे, IIT बॉम्बे चले जाएंगे, ये वो, है ना, वो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब बात करोगे तो काम ऐसे करनी पड़ती है ना। एक टॉपिक को 10 बार रिवाइज किया, 20 बार रिवाइज किया। सर वो OH बना के दे दिया इसलिए मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अरे क्वेश्चन याद रहता है मेरे को मॉड्यूल में, कैसे क्या लिखा है नहीं लिखा है वो भी याद है मेरे को, समझ गया ना, वो मुझे पता है वो कैसे लिखा है, वो इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं उस क्वेश्चन को लेके। खैर, लेविस एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, याद रहेगा, ठीक है। तो नाइट्रेट का एजाइड आयन जो होता है ना उसको बोलते हैं एजाइड आयन, हाइड्रोजोइक एसिड से जो ये निकलता है ना, दिस इज एजाइड आयन, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये लीनियर है और sp है, दो स्ट्रक्चर है जिसमें दो नॉर्मल सिग्मा, सॉरी एक नॉर्मल सिग्मा एक सिग्मा कोऑर्डिनेट और दो नॉर्मल पाई है, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दो नॉर्मल सिग्मा और दो सिग्मा पाई कोऑर्डिनेट, तो वो सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग पीएच पे बातें कर रहे थे, आपको याद होगा तो कर रहे थे ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालने तो आ गया था हमें, आ गया था ना। तो अभी उसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसा तुमने क्वेश्चन थोड़ा बहुत किया होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर
स्ट्रॉन्ग एसिड है और वाटर है तो मोस्टली इससे जो H प्लस आता है उसको इग्नोर ही कर देते हैं। H प्लस फ्रॉम वाटर यहाँ पे कितना बच जाता है 10⁻⁻7 से कम बचता है नहीं। जो भी H प्लस सोल्यूशन में है ये लेस देन 10⁻⁻7 है। इससे H प्लस कितना आ जाता है H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड ये C बोलते हैं जनरली। और यहाँ पे नेट H प्लस कितना बोलते हैं जो लास्ट क्लास सिखाया था X प्लस C बोलते हैं लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं C के बराबर राइट। और उसमें भी बोला था कि ये C जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 है तब आप ये काम कर लेना याद है। अब मुझे बताओ इस तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है ठीक है। लेक्चर ये शायद 3 या 4 होगा जो भी होगा लेक्चर वाइज चलता है ना। शुरू का 3 लेक्चर तो वो रटना है मतलब देखा जाए के तरीके से तो 6 लेक्चर है वो 3 में इंक्लूड करता हूँ एसिड बेस सॉल्ट वाला। रिवीजन वहां से लास्ट तक होना चाहिए था ठीक है। एक 3 लेक्चर हो गए पहले या 2 ही हुए हैं अभी। क्लासरूम में कितने लेक्चर हुए हैं 2। वो इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर वो सब कराया था सॉलिबिलिटी ये सब। हाँ लेक्चर वाइज नहीं लिख रहे हो ना तुम लोग ये हेडिंग देना पड़ेगा कैसे याद करोगे। हाँ तो अभी हेडिंग दे दो है ना मतलब लेक्चर वाइज ही हमें लिखना है बच्चे। देखो रिकॉर्डिंग वाले 3 लेक्चर और 3 हो गए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 7th लेक्चर है चलेगा गुड टू गो। बीच में थोड़ा डाउट हो रहा है कि तीन ऑफलाइन में प्रॉपर 3 हुए या 2 हुए वो डाउट हो रहा है ना 3 हो चुके हैं तो ठीक है ना 3 उधर और 3 ऑफलाइन वाले लेक्चर तो हो गए 6 और ये 7th लेक्चर है चलेगा। तो 7th लेक्चर में लेकिन इससे पहले तक हम लोग लेक्चर 1 to 6 क्या पढ़े हैं एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्विकली तब मैं 7th लेक्चर में जाऊंगा। सबसे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है राइट पक्का। आरएनएस कंसेप्ट लेविस कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ये सब पढ़ा है। उसके बाद हमने कोई भी सॉल्ट के बारे में सीखा नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट 4 तरह के होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के नॉर्मल सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस के नॉर्मल सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ऐसा किया ना ये 4 टाइप। और सब में हमने 50 30 30 एग्जाम्पल्स दिए हैं। शुरू के 3 लेक्चर में देखना मैंने एग्जाम्पल बोर्ड्स पे लिखाए हैं मतलब मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लिखाए हैं नॉर्मल सॉल्ट्स के। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है बेसिक सॉल्ट क्या होता है मिक्स सॉल्ट क्या होता है ये सब भी वहां पे है वो भी करना है आपको बेसिक बातें। फिर मैंने फिर ऑफलाइन प्रॉपर शुरू हुआ तो मैंने बात किया कि इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर है ना। देन मैंने बात किया ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर उसके बाद मैंने बात किया कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट मतलब वो टॉपिक मेन था फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा जिसमें मैंने बताया कि अल्फा कैसे बढ़ता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड फिर अल्फा कॉमन आयन पे घट जाता है कॉमन आयन के इफेक्ट की वजह से ऑड आयन से बढ़ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के ये सब बातें चल रही थी। जब ये पूरा खत्म हुआ तो मैंने 6 लेक्चर में क्लासिफिकेशन किया है। अच्छा इसके बीच में 6 लेक्चर में मैंने सॉलिबिलिटी भी अच्छे से थोड़ा समझाया कि स्पेरिंगली सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट का 2 टाइप था एक तो स्ट्रॉन्ग वीक लेकिन एक और टाइप था बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी इनसोलुबल हाईली सोलुबल एंड पार्शियली सोलुबल। वो क्लास याद होगा जिसमें मैंने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड तो वेरी वेरी डाइल्यूटेड याद है क्योंकि जिस तरह का पढ़ना है उसके हिसाब से जेई नीट में जो पढ़ना है वो हाईली डाइल्यूटेड होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकॉज वी विल टॉक अबाउट saturated solution solubility and solubility product of very feebly dissociated electrolyte partially soluble तो जो एक्चुअल में डिसॉल्व हो जाते हैं वो बहुत डाइल्यूटेड होता है ऑस्टोल डाइल्यूशन की लॉ वजह से उसका अल्फा 1 तक चला जाता है बढ़िया वो भी सही है। तो सॉलिबिलिटी का भी अच्छा खासा कंसेप्ट समझ में आया और आयन भी समझ में कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस होते हैं तो 6 लेक्चर का अगर रिवीजन होके आ जाते ना मजा ही आ जाता मेरे को कि हाँ सर 6 लेक्चर तो रिवाइज करके आया हूँ मैं शुरू से लास्ट तक पढ़ के आया हूँ। तो ये 6 लेक्चर का नोट्स उस अंदाज में नहीं बना हुआ है तो मैं बता दूं मैं पेरेंट्स के साथ जिस दिन मीटिंग करूंगा मैं चेक कर लूंगा नोट्स। अब नेक्स्ट टाइम ऐसी मीटिंग्स होती है कि मैंने ऐसे गाइड किया और आपके बच्चे ने नहीं किया ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें डांट पड़ेगी कुछ भी पड़ेगी लेकिन कम से कम ये तो रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ नहीं कर रहा है। तो आज के बाद लेक्चर नंबर जरूर लिखोगे
डेट के साथ लेक्चर नंबर लिखो, लेक्चर 7, ठीक है। तो अच्छा, लेक्चर 6 में और भी चीजें आई। लेक्चर 6 में और क्या आई, हमने बात किया कि कैलकुलेट पीएच, एक पूरा टेबल देखा है ना, सिर्फ एसिड सॉल्यूशन का पीएच, सिर्फ बेस सॉल्यूशन का पीएच, सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन का, वो सब देखेंगे अभी आगे। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो गया था, याद है? स्ट्रॉन्ग एसिड का कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हो गए थे। उसमें वो सारे केसेस भी इंपॉर्टेंट थे कि 10⁻⁷ मोलर HCl का पीएच, 10⁻8 मोलर HCl का पीएच, याद है? वो टेबल बना के बताया था, टेबल लिखा भी होगा कॉपी में, लिखा है। फिर मैंने होमवर्क दिया था आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप करके आइए। स्ट्रॉन्ग बेस का शायद टेबल नहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा है ना। और फिर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का मिक्सचर का क्वेश्चन भी बोला था करके आइए, ये भी होमवर्क था। अगर नहीं किया तो चलो कोई नहीं, वो हाँ चलेगा, लेकिन ठीक है, क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। अभी बताता हूँ, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सर किस डायरेक्शन से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन करके आना है ना। वो थोड़ा ढूंढना पड़ता है, उस तरह का डीपीपी भी मिलेगा आपको, थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन होते हैं पहले। तो मुझे बताओ, वाटर एसिड डाल दिया तो पीएच निकालने आता है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक भी नहीं बोल रहा, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, पीएच निकालने आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सॉल्यूशन का पीएच जो है ना, मान लो बोल दिया इस सॉल्यूशन का पीएच है 1, तो हम क्या मानेंगे, ये सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है या नहीं है? पीएच स्केल वाले में जाओ, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। अब तुमसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसमें ना वाटर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब सिर्फ एसिड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, और उसको डाइल्यूट कर दिया, तो फिर उसका पीएच क्या होगा? डाइल्यूट करने से पहले जो यूनिट वॉल्यूम में जो H+ और OH- था, क्या अभी भी उतना ही है? देखो नहीं, तूने क्वेश्चन नहीं समझा। टोटल H+ चेंज नहीं हुआ, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में चेंज हुआ ना। पहले यूनिट वॉल्यूम में मान लो 100 H+ आयन थे, अब पानी एक्स्ट्रा डाल दिया तो उसी यूनिट वॉल्यूम में 1 ml में H+ आयन तो कम हो गया ना। तो डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? डाइल्यूट करने से H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इस पे बेसिक जेई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ, है ना, या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड एडेड, ये जेई मेंस का सवाल है, एडेड इन 1 liter of aqueous solution of strong acid having pH 1 so that its pH become 2, so that its pH become 2। ठीक है, ट्राई करो, बताओ। नहीं पता मेरे को, ट्राई करो। समझ में आ रहा है? ये जी मेंस का सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल है। लिखना है, शुरू करना है ना। अब लेक्चर 7 दो, यहाँ से लिखना शुरू करो। ये क्वेश्चन भी लिखो, इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में जाते हैं, है ना, लेकिन डाइल्यूशन का कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से समझाएं। डाइल्यूशन वाले केस को कैसे अप्रोच करना है और सॉल्व कैसे करना है, उस पर बात करते हैं। इसका आंसर देखो, तुम लोग तुरंत ने बोल दिया 9 लीटर, राइट? तो इसका शॉर्टकट भी सीख लेते हैं एक बार। पहले तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या है, इसका पीएच 1 है, और यहाँ कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर है, और मुझे लगता है पीएच 1 है तो वाटर का H+ का क्या ही औकात रहा होगा, जो पीएच है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से होगा। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 10⁻⁻1 है। शॉर्टकट बताया था, जब भी H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़े, पीएच दिया हो, तो ये फॉर्मूला रट लेना, H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ पीएच। ये फॉर्मूला एकदम याद कर लो, है ना। अब इसमें पानी डाल दिया, है ना, मान लेते वाटर V लीटर डाल दिया, कितने V लीटर। अब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया, है ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब फाइनल वॉल्यूम हो चुका है V+1, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम, और इसकी पीएच अब दी रखी है 2, और यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁻।
-2। लेकिन मैंने क्या बोला, जैसे बोला पर यूनिट वॉल्यूम H+ जरूर कम हुआ है, लेकिन यहाँ जितना H+ है स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से उतना ही यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं H+ आयन इनिशियली इज इक्वल टू H+ आयन फाइनली, और जिस आयन का आपको मोल निकालना है उसी की मोलारिटी लेनी पड़ेगी आपको, इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे भी H+ आयन की फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। बोलो। तो इस तरह से क्या होगा, जल्दबाजी में पहला ऑप्शन 10 लीटर रहेगा, उस तरह से गलती करके नहीं आना है, ठीक है। कभी कभी इतना इजी आ जाता है। तो 10⁻⁻1 है, ये 1 लीटर है, ये 10⁻2 है, और ये V+1 है। हाउ मच वाटर इज एडेड, तो वाटर यहाँ V निकाल लोगे, आ जाएगा 9 लीटर। हाउ मच वाटर इज एडेड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन हैविंग pH 1 सो दैट pH बिकम, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, लिख लो सॉल्यूशन, अगर नहीं लिखना लिख लिया, मैं हटा दूं इसको, फटाफट कर ले इसको, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या रहेगा, शॉर्टकट क्या रहेगा समझना। अगर किसी सॉल्यूशन का pH मान लो pH 2 है और इसको ना 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, 10 टाइम्स डाइल्यूटेड, तो pH कितना हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का pH हो जाएगा 3। अब 10 टाइम्स डाइल्यूशन का क्या मतलब है वो समझो। मान लो इनिशियली जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम मान लो 2 लीटर है। अब बताओ 10 टाइम्स डाइल्यूट करने के लिए यहाँ कितना पानी डालना पड़ेगा, 18 लीटर। लोगों को लगता है 10 टाइम्स डाइल्यूशन मतलब फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर कर दो, ये गड़बड़ नहीं करना। मेडिकल वाले बच्चे तो पक्का करते हैं, जैसे बोल दिया 10 टाइम्स डाइल्यूट मतलब 10 लीटर कर दो फाइनल वॉल्यूम, दिमाग में ये चलने लगता है। 1 लीटर है तब तो 10 लीटर कर दो, 5 लीटर है तो 50 लीटर करो, 2 लीटर है तो 20 लीटर करो, जो है इनिशियल उसका 20 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर 2 लीटर है ना, तो यहाँ पे 10 टाइम्स डाइल्यूट करने के लिए हमें 18 लीटर प्लस 2 लीटर, बात समझे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यही सॉल्यूशन को अगर 100 टाइम्स डाइल्यूट करना है, ठीक है, 198 तो अब यहाँ जो थोड़ा वेरी डाइल्यूटेड हो गया, pH कितना हो गया, तो एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन से pH 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले 2 लीटर 100 टाइम्स डाइल्यूट करना है तो 198 लीटर ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया, शॉर्टकट याद रहेगा। पहले 5 लीटर है और 100 टाइम्स डाइल्यूट करना है, पहले 5 लीटर है और 100 टाइम्स डाइल्यूट करना है, 495 लीटर है ना, लिख लो फटाफट इसको जल्दी से। तो ये ध्यान रखना कि इनिशियल वॉल्यूम है उसके हिसाब से कितना पानी ऐड करना है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक शॉर्टकट क्या सीखा इससे, एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन विल इंक्रीज द pH बाय 1। क्या ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल है क्या, एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन विल इंक्रीज द pH बाय 1, इज इट यूनिवर्सल स्टेटमेंट, बताता हूँ भी, लिखो। क्यों नहीं होगा? मतलब अगर pH देखो 6 दिया है और 100 टाइम्स बोला तो क्या होगा, तो 7 बनेगा। एक केस में वो जो पानी डाला 7 न्यूट्रल ही बोल देंगे। वो जो केस है जहां पे पहले से pH मान लो 10 रेज़ टू सॉरी pH 6 है पहले से, हाँ उस केस में वाटर का H+ कंसीडर करना पड़ेगा ना। पहले से pH 6 है और उसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या pH 9 बोल दें। एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक कैसे बना दिया तुमने, बेस तो डाला नहीं, pH 7 के बहुत पास। हाँ तो ये रूल ना बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड वाले में लगाना है, हर जगह नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि pH 7 से ज्यादा हो रहा है और वहां भी लगा दिए। pH अगर 7 से ज्यादा हो रहा है मतलब हो सकता है उसका आंसर 6.9 या 6.5 ऐसे आ जाए, ठीक है। लेकिन लो रेंज में ही लग जाता है बच्चे, लो रेंज में कि pH 1 है और 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, pH 3 बोलो, pH 1 है और 10,000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, pH 1 है और 10,000 टाइम्स तो 5 बोल दो, है ना, चल जाएगा, लो रेंज में चल जाएगा। लेकिन pH मान लो 5 है और बोल रहा है 1 लाख टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं 10 कर दें उसको,
अरे पानी ऐड करे तो पानी ही है ना, तो पानी का पीएच पूछा गया आपसे। तो हर जगह पे ये कंसेप्ट नहीं लगाना, केयरफुल रहना थोड़ा। और देखो उसने डिकोड भी किया कि वहां पे H प्लस पानी का relevant. वाटर का कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। ये हटा दूं, तो वो नोट में लिख लेना कि एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन इंक्रीजेस द पीएच बाय 1, है ना। अगर पीएच ऑलरेडी 6 है और मान लो 10,000 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन, मतलब ये स्टेटमेंट जब लिखा ना तो वहां पे एक्सेप्ट करके लिख लेना। एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन इंक्रीजेस द पीएच बाय 1 एक्सेप्ट ये वाला केस, इसमें पीएच आप टेंडिंग टू 7 बोल दो। पीएच ऐसा नहीं बोलना इस केस में कि हम 9 कर देते हैं, एक्सेप्ट द केस। सो एवरी 10 टाइम्स डाइल्यूशन इंक्रीजेस द पीएच, है ना, बाय 1। 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया तो 2 से बढ़ेगा, 1000 टाइम डाइल्यूट हो गया तो पीएच 3 से बढ़ जाएगा, है ना। एक्सेप्ट दीज केसेस जहां पे वाटर का H प्लस को कंसिडर करना पड़ेगा, वहां ध्यान देना, ठीक है जी, बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखो ऐसा है कि मान लो बोलता है कि पीएच 2 है और पीएच 3 है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इक्वल वॉल्यूम ऐड किया तो इसका पीएच क्या हो, चलो करो, है ना। Equal volume of two solutions have two solution of strong acid added having pH 2 and 3 respectively. Equal volume दोनों का ऐड किया। यहाँ भी क्या है, सर ऐसा क्वेश्चन था भी। हाँ करो 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 करो, तो अभी कर लो। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर है, दोनों जगह स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर है। एक का पीएच 2 है, एक का 3 है ना। किया था वो क्वेश्चन, बन गया था जो था बिगनर बॉक्स में, ठीक है। इसको ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा। 5 and 3 दिया था, हाँ ठीक। तुमने भी सॉल्व किया, हाँ वेरी गुड। 2.7 आ रहा है क्या, उतना ज्यादा approximate ठीक है कर ठीक है, सकते उतना चलेगा चलेगा। मतलब अगर एग्जाम में वैल्यू दिया है तब तो अच्छा है, हैं। नहीं है तो देखना पड़ेगा। देखो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऐड किया तो एवरेज कर दो, नहीं, 2 ऐसा प्लस नहीं 3 है। बाई 2 2.5, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझना, इस जब केस दो, में तो हो भी जाएगा ना। नहीं होगा ना, अच्छा नहीं, पीएच का नहीं होगा बट कंसंट्रेशन का हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ है उसका हाफ होगा यहाँ पे। हाँ। लेकिन वो मत करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या पता है, H प्लस कितना है यहाँ पे, 10 पावर माइनस 10 रेज टू माइनस 2। तो यहाँ पे H प्लस का आयन कितना है, 10 रेज टू माइनस 2 इंटू वी। यहाँ पर H प्लस कितना है, 10 रेज टू माइनस 3। यहाँ H प्लस का आयन कितना होगा, 10 रेज टू माइनस 3 इंटू वी। यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगा, फाइनल सोल्यूशन का पीएच निकाला तो फाइनल में H प्लस चाहिए। तो जो H प्लस पहले से आया, फर्स्ट से आया और जो सेकेंड से आया, 10 रेज टू माइनस 2 इंटू वी प्लस 10 रेज टू माइनस 3 इंटू वी बाई 2v। तो ये कितना वीवी कैंसिल हो गया, 11/2 into 10 पावर माइनस 10 रेज टू माइनस 2 कॉमन लोगे तो 0.1 आएगा ना, तो 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 बाई 2, सही है। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना लिख देंगे, अगर इधर 55 लिख दे तो 5.5 लिख देना, 10 रेज टू माइनस 3, सही है। अब इसका पीएच लिख देता हूँ, पीएच हो जाएगा 3 माइनस लॉग 5.5। ये शायद 0.7 के आसपास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 माइनस 0.7 2.3, 3 माइनस 0.7 2.3, देखो तो आ रहा है क्या, बोलो, ठीक है। डन। सर पर यहाँ पे log 11 को 1 पकड़ लेने से तो बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हो गया। 1.1 होता है। नहीं नहीं, log 12 का वैल्यू निकाल के देख कितना आ रहा है। अच्छा हाँ। log 10 कितना है बताओ, log 10 1 है, log 12 तो निकाल सकते हो ना तुम,
log 12 को कितना लिख सकते हो? log 3 plus 2 log log 3 प्लस log 4 लिख सकते हो ना? हाँ, ये 0.47 है और ये 0.6 है, तो कितना हो गया? 1.0 07। हाँ तो कहाँ में ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, 1.01 है ना? 1.02, 03, 04 ऐसे ले सकते हो, वैल्यूज दिया रहेगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? ओके, यहाँ तक समझ गए? नाउ नेक्स्ट लिखो, इन व्हाट वॉल्यूम रेशियो टू सॉल्यूशंस, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्वेश्चन लिखो, इन व्हाट वॉल्यूम रेशियो of two different solutions of strong acid having pH, in what volume ratio of two different solutions of strong acid having pH 2 and 4, having pH 2 and 4 respectively, must be added so that pH of final solution become 3, so that pH of final solution become 3. ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? वॉल्यूम रेशियो बताना है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर तुम्हें सच में फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है, जेई एडवांस में पैराग्राफ वगैरह सॉल्व करना है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो हम मॉड्यूल तो कर ही रहे हैं ना, अच्छे से कर रहे हैं, ईयर लॉन्ग भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो बुक है ना आरसी मुखर्जी, इसका सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करो, समझ गए ना? ज़्यादा नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल। तो इसमें, और इसमें ना जो चैप्टर्स हैं उसको समझना, क्या क्या चैप्टर्स हैं, तो कितना चैप्टर इसका कर सकते हैं। जैसे पहला तो है एलिमेंट्री प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल, समझ गए, कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, कर सकते हैं। इडियोमेट्री और गैस एनालिसिस, इडियोमेट्री बहुत अच्छी सवाल है, जो तुम लोग कभी कभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस देखते हो ना एसआरजी, ये सब में बनता ही नहीं, वहीं से लिया रहता है सारा क्वेश्चन, इडियोमेट्री वाले, है ना? एटॉमिक वेट एक चैप्टर है, एटॉमिक वेट पे सिर्फ एक चैप्टर है, कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं। मॉलिकुलर वेट पे एक चैप्टर है, केमिकल इक्विवेलेंस पे एक चैप्टर है, रेडॉक्स वाला, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस पे एक चैप्टर है, वो भी कर सकते हो, वो भी रेडॉक्स वाला ही पार्ट है। फिर ये 12th का पार्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस 12th का पार्ट है। एम्पेरिकल मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, याद करो मोल में है, वो कर सकते हो। एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी नहीं कर पाओगे, ये हम इसमें पढ़ते हैं, जीओसी के लास्ट में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो गैसियस प्रॉपर्टीज मतलब गैसियस स्टेट कर सकते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो मैं केमिकल के क्वेश्चन सॉल्व करना कर सकते हो, मतलब ईयर लॉन्ग से ज्यादा बेटर लगेगा तुम्हें देख के क्वेश्चन, क्योंकि ईयर लॉन्ग में मतलब या तो बहुत आसान क्वेश्चन है या फिर बहुत ही नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का सिर्फ सॉल्व तो करो पहले। अच्छी बात क्या है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में जब चैप्टर में जाओगे तो तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल कितने मिलने वाले हैं, गेस करो। और वो सब ऐसे जो एडवांस का प्रिपरेशन कराएगा, और जेई मेंस में वो क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराएगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशंस वाले होते हैं। होता है ना जेई मेंस में आगे एकदम कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, लोग फैल जाते हैं तुरंत, 9-10 मिनट एक क्वेश्चन में लग गया, तो उसमें फैल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉल्व एग्जाम्पल जब तुमसे बनने लगेगा ना, देखो सॉल्व एग्जाम्पल ही खत्म नहीं हो रहा है। अच्छी बात क्या है, सॉल्व एग्जाम्पल 61 है, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें नहीं बना तो तुम्हारे पास सोल्यूशन रहेगा, है ना? तो तुमको और ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल है। आयनिक यहाँ पे आ गया, आयनिक वाला पार्ट, आयनिक में सॉल्व एग्जाम्पल कितने होंगे गेस कर सकते हो? उसमें 61 थे केमिकल में, है ना? देखता हूँ, मैं बता देता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में सॉल्व एग्जाम्पल 77 है, ज्यादा नहीं। तो मैं इसका एक सवाल भी अभी कराऊंगा, क्लास में ही इसका एक सवाल कराऊंगा। तो ये आज का एक नया होमवर्क है कि आपको केमिकल, आयनिक, केमिकल का तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जी, और आयनिक का सॉल्व एग्जाम्पल जो 77 है ना, उसमें सिर्फ वो करना जो अभी तक पढ़ा ही हुआ है, एक्स्ट्रा इधर उधर का मत करना। तो ये क्वेश्चन पे बात करें बच्चे, सर 1:9 1:10 है।
1:10 है? मेरा 1:9 क्या हो रहा है जी? अलग अलग 1:9 है, इसका 1:10 है, मेरा 1:11 है, तो 20 का मैं यूज हाँ सही है, देख लेते, चेक कर लेते हैं। इसका पीएच कितना था? 2 ना? नहीं, इसका सही है, 1:10 सही है, 1:10। इसका पीएच 4 है। हाँ, दोनों को किस वॉल्यूम ऐड किया? मान लो इसका x लीटर लिया, इसका y लीटर लिया, और इसका पीएच कितना दिया हुआ है? 3, यही ना? हाँ, देखो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻² इंटू x प्लस 10⁻⁴ इंटू y बाई x प्लस वाई। yes, पता नहीं इतना समझ रहा है कि नहीं। हाँ, फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पता है, और फाइनल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, ये डायरेक्ट लिख पाया था तुम लोग? हाँ, वही। सब लोग डायरेक्ट लिखे थे? हाँ। बहुत बढ़िया जी, अच्छा ब्रेन काम कर रहा है आप लोगों का। तो 10⁻² अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ 10⁻1 बचेगा, यहाँ x प्लस 10⁻² बाई x प्लस वाई, नहीं इसको डिवाइड ही कर देते हैं, कर लेते हैं यार, इधर 100 उधर, हाँ कितना हो जाएगा फिर? अगर वो 10 हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई बचेगा हाँ, इंटू 10 ना, हाँ, और इधर x 100x प्लस 100x प्लस वाई। हाँ अभी सही है क्या? 1, यस, साकिब का सही। बढ़िया। तो 10x प्लस 10y 100x प्लस 1 प्लस वाई, तो उधर गया कितना हो गया? 90x इक्वल टू 9y। हमें x इज टू y चाहिए था ना। अब यहाँ पे देखो, रिस्पेक्टिवली मुझे लिख देना चाहिए था कि v1 v2, लेकिन ठीक है, वो आंसर दोनों नहीं रहेगा वहां पे। ऐसा नहीं रहेगा कि एक 1:9 एक 9:1 है। 10 आएगा क्या? सॉरी सॉरी, अब सही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट नंबर ऑफ H प्लस आयन present in 1 ml of a solution whose pH is 13, whose pH is 13। ट्राई करो। सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? 1 ml 1 ml में H प्लस आयन बताना है ना। हाँ, क्या था क्वेश्चन? 1 ml में H plus आएगा। सबने सॉल्व कर लिया ना। Yes. एक pH क्या है? इसका pH है 13, राइट। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻13। इसके 1 ml में H प्लस आयन है ना, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन है ना, हैविंग हाउ मच H प्लस आयन, यही सवाल है ना। तो 1 ml मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? 1 ml मतलब 10⁻³ लीटर, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 10⁻13 मोल पर लीटर। तो नंबर ऑफ H प्लस आयन हो जाएगा 10⁻13 10⁻13, ये मोल हो गया ना। लेकिन हमें नंबर ऑफ H प्लस आयन चाहिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻16, राइट। कितना हो गया? 6.022 7 ना। हाँ, देख रहे हो, इवन 1 ml में इतना सारा आयन है जी। नहीं, 1 ml इज हार्डली क्या, एक ड्रॉप ना। 1 ml का मतलब क्या? हार्डली 1 ड्रॉप। वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन। समझ गए? हाँ, मतलब एसिडिक भी नहीं है तब भी उसमें H प्लस इतना है, देख रहे हो। थोड़ा सा समझना पड़ेगा वो माइन्यूट लेवल पे जाके कि यार एक ड्रॉप हम अगर पानी पी रहे हैं तो कितना ही H प्लस जा रहा होगा, जरा सोचो। इससे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जा रहा होगा, एक ड्रॉप है ना, OH माइनस भी जा रहा होगा। अच्छी बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा सवाल है, ट्राई करो। When 1 drop of a concentrated HCl is added to 1 liter of pure water, when 1 drop of a 1 drop of a concentrated HCl is added to 1 liter of pure water at 25 degree C,
the pH decreases suddenly from 7 to 4. Added to pure water. 1 liter of pure water है ना. When 1 drop of concentrated HCl is added to 1 liter of pure water at 25 degrees C, the pH decreases suddenly from 7 to 4. The pH decreases suddenly from 7 to 4. The pH decreases suddenly from 7 to 4. Full stop. Calculate the pH of solution when पहला लिखना second drop is added, second drop is added, third 10th drop is added, 10th drop, and इसी में लास्ट लिख लेना 100 drop is added. सेकेंड ड्रॉप ऐड किया, 100 ड्रॉप ऐड कर दिया, तो ट्राई करो इसको. चलो ठीक है. मतलब 1 ड्रॉप मतलब 1 ml इससे कर सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है कि 1 ड्रॉप इज 1 ml, है ना. इग्नोर कर सकते मतलब करना पड़ेगा तभी बनेगा, है ना. कुछ ऐसा दिया नहीं है. देखो मुझे लग रहा है सही आंसर है. पहले क्या है, प्योर वाटर है ना. प्योर वाटर 1 लीटर है, इसमें 1 ड्रॉप HCl ऐड किया, राइट, है ना. 1 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, और 1 ड्रॉप का कोई वॉल्यूम भी नहीं दिया है. अब यहाँ पे 1 लीटर वाटर प्लस 1 ड्रॉप HCl सॉल्यूशन है, राइट. इसकी pH 7 है, इसकी pH है 4, यही दिया हुआ है. तो एक ड्रॉप से pH कितना कम हो रहा है, 3 से. 1 ड्रॉप से pH कितने से कम हो रहा है, 3 से. मतलब यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7, और यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻4, है ना. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना, ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप HCl is equal to 10⁻⁻4 minus 10⁻⁻7. तो ये प्रॉपरली स्पीकिंग मोल्स का है ना, क्योंकि बस एक ड्रॉप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, वाटर का फिर से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने से चेंज हो रहा है, 10⁻⁻4. अगर एक ड्रॉप से इतने से चेंज हो रहा है तो 2 ड्रॉप से इसका डबल चेंज होगा, नहीं नहीं, मोल्स है ना. मोल्स उतने देंगे. नहीं, मोल से मैं कर ही नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन से करना शुरू कर दिया, और सही है, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं हमेशा 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 1000 ड्रॉप, 1000 नहीं, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप और 100 ड्रॉप तक मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या मानता हूँ, 1 लीटर. क्योंकि कुछ नहीं दिया है ना ड्रॉप के बारे में. और 1 ड्रॉप 1 ml नहीं होता है बच्चे, 1 ml में हो सकता है कि 10 ड्रॉप आ जाए. मेरे बात समझ रहे हैं. 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब है. 1 सेंटीमीटर क्यूब का डाइस देखा है कितना बड़ा होता है, अरे 1 सेंटीमीटर का डाइस देखा है, अच्छा खासा बड़ा होता है. और 1 ड्रॉप तो डिपेंड करता है किसका ड्रॉप है, वाटर का. 1 ड्रॉप नॉर्मल अगर देखो तो छोटा ही होता है बहुत. मेरी बात आ रही है समझ में, 100 ड्रॉप क्या. हाँ, 100 ड्रॉप में भी वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे तभी बनेगा, समझ गए ना. अब बताओ चेंज इन H plus concentration, change in H plus concentration when, first question solve कर रहा हूं, when second drop of HCl is added. मुझे लगता है twice of 10⁻⁻4 है कि नहीं. मुझे बताओ फाइनल H प्लस कितना लिखोगे सेकेंड ड्रॉप के बाद, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो है वो प्लस इनिशियल वाटर का, जो हमेशा इग्नोर होगा, इग्नोर ही होगा ना. तो H प्लस फाइनल यही हो जाएगा, तो pH हो जाएगा 4 माइनस log 2, 3.7. सही आंसर है 3.7. समझ में आ रहा है.
उसी तरह से दूसरा 10 ड्रॉप डालोगे तो 3, और 100 ड्रॉप डालोगे तो 2। बढ़िया, सॉल्व हो गया। क्लियर है? तो क्यों बोल रहा हूँ बुक सॉल्व करने, समझ में आ रहा है? अच्छे सवाल मिलेंगे, मतलब लगेगा तुम्हें कि हाँ कुछ सीख रहे, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हटके। एंड अभी ट्रेंड तो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कोई कर रहा होगा ये बुक पुणे में। मेरे बात समझ रहे हो? इट डजंट मीन कि ये बुक करने लायक नहीं है। जो जे एडवांस का टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है। समझ गए ना? बहुत पहले ऐसा होता था, पता नहीं अभी आइडिया है या नहीं है, कि कुछ कुछ शहर से टॉप 5 में रैंक आ जाते थे, कभी कभी 2-3 बच्चे एक ही जगह से आ जाते थे, बहुत पहले, है ना? बहुत, मतलब आज से 15-20 साल पहले की बात है कि बोकारो स्टील सिटी में ऐसा एक एक ही जगह से 4 बच्चे का टॉप 10 में आ गए। ऐसा होता है, कभी कोटा में हो गया, कभी साउथ इंडिया में हो गया, ऐसा। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बुक्स पकड़ के कर लिया सॉल्व और उससे सवाल आ गए ज्यादातर। तो अच्छे बुक्स, ये उस कैटेगरी में आता है बुक। मेरे बात समझ रहे हो? खैर, वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए ना बच्चे, जैसे एन अवस्थी लोग करते हैं ना, एन अवस्थी से ये बेटर बुक है, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एडवांस के लिए, जेई मेंस वगैरह के लिए नहीं। सर क्योंकि घर पे मतलब भाई की अनावस्थी है मेरे। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। मतलब जिस चैप्टर में कमांड नहीं है और आईटी बॉम्बे का सपना देख रहे हैं, तो दोनों बुक करना चाहिए, मॉड्यूल पूरा करना चाहिए, है ना? बुक्स का अगर नाम देखो तो तुम्हारा सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, पता नहीं तुम्हारे पास है या नहीं। फिर बुक्स में मॉड्यूल, है ना, एंड जो भी डीपीपी वगैरह मिलता है वो सब मिलता है ना, मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक भी मिल गया, एयरलॉन्ग अलग से मिल गया, वो सब। थर्ड आता है तुम्हारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू 2 तो करना ही चाहिए, है ना? जेई मेंस और एडवांस, वेरी गुड। फोर्थ बुक में आता है आपका इस तरह का, जैसे कोई ऑर्गेनिक एम एस चौहान कर रहा है, वीके जायसवाल कर रहा है, एन अवस्थी कर रहा है, तो फिजिकल में एक अभी मैं आपके लिए ये बुक भी डाल रहा हूं, आरसी मुखर्जी, है ना? ठीक है, याद रखिएगा। और अभी फिलहाल मैंने इसका क्या बोला आपको करने के लिए, सॉल्व बस। लेकिन ये टोटली किसके लिए है? जेई मेंस का वो वाला क्वेश्चन जो लोगों को प्रॉब्लम देता है वो तो डेफिनेटली बनना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी। और जेई एडवांस में पता चला कि अगर आयनिक से पैराग्राफ आ गया, 3 क्वेश्चन यहां से बन जाने। अभी क्या हुआ, ये बुक किस तरह से, नमस्ते किस तरह से लिखा हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सारे ऑब्जेक्टिव। ये ऐसा है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव, वहां ऑप्शंस नहीं दिखेंगे आपको। मेरी बात समझा क्या है? ऑप्शंस ही नहीं दिखेंगे, सॉल्व करो, प्रॉपर आंसर निकालो, तो न्यूमेरिकल टाइप के लिए भी काम आएगा कि आंसर नहीं दिख रहा है। तो इतना बुक है। अब देखो होता क्या है, ये सब में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड हो गया, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं आईटी बॉम्बे तक के लिए, अच्छे आईटीज के लिए तो कुछ करते हैं ना लोग, एक्स्ट्रा भी तो करते हैं। अभी क्या है, मेरा मेन टारगेट तो ये दोनों बुक है, जनवरी रिमेनिंग डेज एंड फरवरी मार्च में 11th का पूरा, कोई चैप्टर केमिस्ट्री का नहीं बचना चाहिए, है ना? ये चैप्टर्स बचने ही नहीं चाहिए, मतलब 11th के केमिस्ट्री का ये तो, है ना? ये सब के बाद जो 5th होता है बच्चे, जो मैं गाइड करता हूँ लोगों को, वो होता है टेस्ट पेपर का एरर फाइल, एरर फाइल टेस्ट पेपर का, ये गाइड करता हूँ। टेस्ट पेपर का एरर फाइल का क्या मतलब है? फिर से अभी मैं 11th का सिर्फ ये टारगेट ले रहा हूँ और एरर फाइल टारगेट ले रहा हूँ, ये सब कर लेंगे आगे, 11th का जेईई मेंस सॉल्व करना, एडवांस करना, कर लेंगे, लेकिन ये सब टारगेट करेंगे। और ये सब अगर कोई बुक करना चाहे, जैसे मेरे साथ कर रहे हैं, तो करिए ना अभी आयनिक का ये दोनों के अलावा क्या कीजिए, आयनिक आरसी मुखर्जी कीजिए, मैंने गाइड कर दिया है, बोलो। अब मैं बताऊं एरर फाइल क्या करना होता है। एक ऐसा फाइल बनाइए जिसमें आपको पेजेस एंट्री देनी है, होता है ना, क्लिप लगा होता है कि पेजेस ऐड कर सकते हैं,
या फिर एक ऐसा कॉपी बनाया, कॉपी में शुरू का 30-40 पेज सिर्फ मोल कंसेप्ट के लिए रख दिया। मान लो 400 पेजेस की कॉपी है तो शुरू का 40 पेज मोल के लिए रख दिया, फिर रिमेनिंग 40 पेज एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए रख दिया। उस तरह से 11 के 13 चैप्टर में 40-40 पेजेस का वो कॉपी बन गया। अब तुम जितना भी टेस्ट दोगे मोल में जो भी गलती होगी वहां लिखते चलो, वो 40 पेजेस भर जाएंगे एक साल के अंदर, लेकिन वहां मोल के ही लिखने हैं। एटॉमिक वाली जगह में एटॉमिक के ही लिखने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जीओसी वन में जो जगह छोड़ा है वहां पे जीओसी वन ही लिखने हैं। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते एक पेपर में 4 टॉपिक आया और उसका एक ही जगह पे एरर फाइल बनाया कि एक क्वेश्चन मोल एक एटॉमिक, ऐसा नहीं करना है। अगर मान लो पूरे रिमेनिंग डेज में जो 11th में जितने टेस्ट दिए, 12th में जितने टेस्ट दोगे, उसमें हो सकता है कि हमने टोटल 100 टेस्ट दिए, 100 में ऐसा हो सकता है ना कि 20 बार मोल कंसेप्ट आया होगा। पॉसिबल है ना? जेईई मेंस का कितना ही पेपर देना है हमें बताओ? जनवरी से पहले जेईई मेंस के कम से कम 50 पेपर तो देंगे। उससे पहले माइनर के कितने सारे टेस्ट होंगे, तो 20 बार तो मोल आ ही गया होगा। तो 20 बार मोल में तुमने कितने क्वेश्चन गलत किए वहां डाल उस कॉपी में, ठीक है? एटॉमिक के जितने गलत किए वो नेक्स्ट 40 पेज में डाल, आयनिक के जितने गलत किए वो नेक्स्ट 40 पेज में डाल। अच्छा यही नहीं, अभी जो आयनिक का टेस्ट होगा, आयनिक का कम से कम 3-4 टेस्ट हो गए सिर्फ आयनिक का, तो उसको वहां आयनिक का जो तुम 40 पेज छोड़ के रखो वहां डालोगे ना अपना मिस्टेक्स, जहाँ पे मतलब वहां पे वही क्वेश्चंस डालने हैं। यू आर अनेबल टू थिंक इन वेरी फर्स्ट गो इन द एग्जामिनेशन, नहीं सोच पाए। और होता क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर मान लो 35 तुमने देखा नॉट अटेम्प्टेड, तो एरर फाइल का मतलब होता है वहां सोल्यूशन लिखना है और रीजन लिखना है क्यों नहीं बना। मान लो 35 नंबर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड कैटेगरी में गया, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखो फिर रीजन लिखो, समझ गए ना? अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, चैप्टर एंड टॉपिक, कौन सा चैप्टर और टॉपिक का था, तो तुम्हें आइडिया रहेगा। अब क्या होगा कि जस्ट नीड्स जेईई मेन से पहले तुम ये कॉपी पलटोगे, 2-4 दिन पहले क्या करेंगे, तो ये एरर फाइल देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए पूरे जेईई के जर्नी में। मोल के यार ये चैप्टर ये टॉपिक के क्वेश्चन मेरे बहुत बार गलत हो रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला उसका वो सब एक बार रिवाइज करके जाएंगे, कुछ मेमोरी बेस्ड चीजें उसको याद करके जाएंगे। तो तुम्हारा काम अभी एक ये बहुत बड़ा है, अगर जनवरी में फरवरी और मार्च में 11th के जितने भी टेस्ट तुमने दिए, एसआरजी माइनर जो भी है, उसका अगर एरर कॉपी दिखा दिया ना मेरे को, मजा आ जाएगा मेरे। अरे यार क्या मेहनत है, सब पेपर है ना कहीं ना कहीं, उसके मार्क्स भी होंगे, उसका ऐप पे एनालिसिस भी होगा कौन सा गलत किया है नहीं किया है, उसको कॉपी में डाल दे। लेकिन 3 चीजें जरूर लिखना, अगर नॉट अटेम्प्टेड है वो, फिर सॉल्यूशन, फिर रीजन, और टॉपिक का चैप्टर क्या था। उसी तरह मान ले 45 क्वेश्चन अगर आपसे इनकरेक्ट हो गया, तो पहले इनकरेक्ट लिख, फिर ऊपर सॉल्यूशन लिख, फिर रीजन लिख, एंड फिर उसका टॉपिक एंड चैप्टर लिख। तो मुझे क्या होगा पता है, अगर इस एरर फाइल में मोल के मुझे पूरे जर्नी में जनवरी के जेईई मेन से पहले मोल के दिखेंगे कि 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गलतियां हुई हैं, तो मैं उन उसी सारे चैप्टर्स पे कस्टमाइज पेपर दूंगा आपको कि सॉल्व कर। गेटिंग माय पॉइंट? और तुम भी समझ पाओगे कि यार मोल में ज्यादातर इस टॉपिक में गलतियां होती हैं, तो अपनी गलती को इग्नोर मत कर, लिख के रख। धीरे धीरे सारे बुक्स जेईई मेंस एडवांस से पहले ये खत्म कर लेंगे, जेईई मेंस से पहले ये कर लेंगे, ये सब तो साथ में चलेगा। मान लो यहाँ मैं जब पढ़ाऊंगा ना 12th का फिजिकल, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी साथ में पढ़ाता हूँ मैं, मॉड्यूल डीपीपी साथ में चलता है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हारा ये बुक चलेगा साथ में, क्योंकि हर दिन पढ़ाई हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 15 लेक्चर होंगे, 1 महीने चलेगा, क्या करेंगे फिर? करना पड़ेगा ना सारे बुक। क्लियर है? लास्ट में जेईई मेंस एडवांस भी करेंगे, तो ये ध्यान में रखना, इतने सारे बुक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड केस क्या था हमारा बताओ? पीएच ऑफ केस 2 मतलब बेस वाला, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस
हो जाएगा, लेकिन एक दो टेबल में डाल देते हैं। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉन्सेंट्रेशन है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस क्या होगा, pH क्या होगा, POH क्या होगा। जैसे अगर 0.1 मोलर NaOH है, तो यहाँ भी देखो आपको पता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं X प्लस सी, ठीक है, और यहाँ X जो है लेस देन 10⁻⁻7 होगा, तो OH माइनस कितना आएगा जी, 0.1 मोलर NaOH से 0.1 मोलर ही आएगा। और ये हमेशा लिखने का तरीका क्या बताया था, जब भी आपको H प्लस निकालना है तो KW/OH माइनस करो, और OH माइनस निकालना है तो 0.1 मोलर NaOH है, तो OH माइनस कितना, 0.1 मोलर। वो अच्छा वो कॉन्सेंट्रेशन। और ये हो गया 10⁻13, ये 1, ये 13, सर मैं वो POH समझता नहीं OH माइनस लिखा है ना, हाँ 0.05 मोलर BaOH होल 2, याद होगा ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है BaOH होल 2। क्या लिख दें इसको, ये भी 0.1 10⁻13 13 1, देखो तो 0.05 मोलर है ना, 10⁻⁻5 मोलर KOH होगा तब 10⁻⁻5 10⁻⁻9 5 and 9। इवन मैंने बोला था 10⁻⁻6 मोलर अगर आ जाए तब भी हम क्या करते हैं बच्चे, H प्लस फ्रॉम वाटर इग्नोर ही करते हैं, बोलो नहीं, ये 8 ये 6 नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे तुम खुद करना, 10⁻⁻7 मोलर KOH, उसमें जो एरर वाला क्वेश्चन दिया था ना वो भी कर लेना, अप्रोच देखना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। इसका बता सकते हो 10⁻10 मोलर KOH का, इसको 7 भी कहा। गंदा मजाक किया गया है ना, बताया था लास्ट क्लास, बोलो 10⁻10 मोलर का गंदा मजाक किया गया ना जी, क्या हो जाएगा। तो इस वाले केस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा। मुझे जहां तक पता है ये शायद हमने लास्ट क्लास सॉल्व किया था, 1.61 इंटू 10⁻⁻7 आया था, OH माइनस H प्लस आया था, यहाँ OH माइनस होगा, है ना। और ये सॉल्व करके शायद 1.1 इंटू 10⁻7, ये शायद होमवर्क दिया था आपको, 10⁻8 मोलर का HCl का दिया था होमवर्क, जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके करना था, तो अभी मैंने लिख दिया, यहाँ देख लो। ये जब निकालोगे ना तो ये 10⁻14 बाई 1.61 10⁻7 आएगा, और ये जब निकालोगे 10⁻14 बाई 1.1 इंटू 10⁻7 आएगा। और ये लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी ही है पूरा, बोलो लास्ट वाला तो 7 लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से बचा दिया तुम्हें, तो यहाँ पे सॉल्व करके POH कितना आता था, 6.8। ये तो क्वेश्चन कल कराया था जी, 10⁻7 मोलर HCl में pH आया था 6.8, है ना, तो यहाँ POH आएगा 6.98। ये वाला क्या, हाँ 6.98, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो pH दोनों केस में आ जाएगा क्या, है ना, बेसिक सॉल्यूशन है, 7 से ज्यादा ही आना चाहिए, आया है 7.02, ज्यादा ही आया, देख लो। तो बस एक क्वेश्चन करा दिया मेरे तसल्ली के लिए कि ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में भी ऐसा ना हो कि पीएच पूछा है पीओएच लिख के ला रहे हो, फिर एग्जाम के बाहर ऐसे सर पटक रहे हो कि सर पीएच पूछा था हमने पीओएच बता दिया, समझ गया ना। तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए चलो नेक्स्ट लिखते हैं, थर्ड में आते हैं। अभी भी देखो वीक वाला कंपोनेंट मैंने स्टार्ट नहीं किया है, स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है। तो BB1 में 7 था, उसमें वीक वाला एक मिक्सचर था, वही नहीं आ रहा है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। आप आयनिक केमिकल भी तो सॉल्व कर ही रहे हो ना पैरेलली, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो। हाँ वही करा था एक्सरसाइज। हाँ, केमिकल करो, उसका एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो। एग्जाम्पलर बोला था लाया, खरीदा, एनसीईआरटी खरीदा, एग्जाम्पलर भी खरीद लो। हाँ तो उसका क्वेश्चन है ना केमिकल का, उसमें 12 कम से कम 30 क्वेश्चन है। उसके एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व हैं केमिकल का, और जितने भी उसमें एक्सरसाइज में केमिकल आयनिक साथ में है,
जैसे मॉड्यूल है तुम्हारा वैसे ही है। तो मुझे लगता है कि आपको ये हटा दो बच्चे, लिखो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, pH of mixture of strong acid and strong base। तो इसकी वर्किंग क्या होगी, आपको आता है ना, इक्विवेलेंस कंसेप्ट सही से आता है ना बच्चे? तो देखो बड़ा सिंपल है वर्किंग, है ना। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाला, ठीक है, तो यहां पर 3 केस एराइज होता है, यही ना, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस ज्यादा है इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस बराबर है इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कम है इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। ऐसे ही 3 केस है, बोलो। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन है और स्ट्रॉन्ग बेस का जो कैटायन है वो यूजलेस है, हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा है। अरे HCl डाला तो Cl माइनस का क्या करना है, स्पेक्टेटर है, पड़ा रहेगा, छोड़ दो उसको। NaOH डाला तो Na प्लस का क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब एक चीज नया सीखो नोट में, ठीक है, H प्लस जो कॉन्सेंट्रेशन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का वो नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर होगा, है ना। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम, हाँ, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात समझते हो क्या, इतना इक्विवेलेंट आता है। और अगर कोई बोले OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो भी बोलना पड़ेगा नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मेरी बात समझ रहे हो ना। और मजेदार बात है कि नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस को हम लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को, मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, और इसका हम लिखेंगे मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इनटू n फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपको H, देखो ये दोनों कौन सा पार्ट है, ये मोलरिटी है बच्चे। मैं बोल रहा हूं अगर आपको मोलरिटी H प्लस का चाहिए ना, तो एसिड का मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तब H प्लस की मोलरिटी आ जाएगी। और बेस का अगर मोलरिटी चाहिए, OH माइनस का, सॉरी, मोलरिटी किसका चाहिए आपको, OH माइनस का, तो किससे OH माइनस किससे निकालना है, स्ट्रॉन्ग बेस से निकालना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस की जो मोलरिटी होगी वो मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इनटू n फैक्टर होगा। तो अब यहां पे देखो क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्टली अगर लिखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर H प्लस का लिखना है, तो आपको नॉर्मलिटी स्ट्रॉन्ग एसिड का इनटू n फैक्टर स्ट्रॉन्ग एसिड का कर दो, हो गया। कौन सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ना, हाँ, ये पूरा कितना हो गया, एक मिनट, मैं ये क्या बोल रहा हूं कि डायरेक्ट मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मान लो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो तो लिख सकते हैं ना नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर 5 इक्विवेलेंट है तो H प्लस कितना आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, उतना ही आएगा ना बच्चे, मैं वो बोल रहा हूं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड की इक्विवेलेंट है, नहीं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं, मोल नहीं लिख रहा हूं। इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस is nothing but normality of strong acid into volume of strong acid. Equivalent of OH minus normality of strong base into volume of strong base। बोलो यहां भी हमें क्या लिखना चाहिए था, normality of strong acid into volume of strong acid। बात समझ रहे हो। अच्छा, जो फर्स्ट केस है बच्चे, उसमें डायरेक्टली H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, तो आपको N1V1 माइनस N2V2 बाई V1 प्लस V2 कर दो। ये है इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, ये है इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, तो H प्लस ज्यादा है बाई टोटल वॉल्यूम। अच्छा, सेकेंड केस में तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। सेकेंड केस में H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस
इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, पीएच कितना 7। सेकेंड केस में तो 100% रिलेशन हो गया ना, एसिड बेस खत्म, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट यूजलेस है, सॉल्ट का कैटायन एनायन यूजलेस है। थर्ड केस OH माइनस कितना बच जाएगा, N2V2 माइनस N1V1 बाई V1 प्लस V2। और ऑब्वियसली इस केस में पीएच जो है ना ग्रेटर देन 7 आएगा, और इस वाले केस में पीएच जो है लेस देन 7। ठीक है, तो इसके केसेस जो है, इस पे क्वेश्चंस जो है हमें करने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल के, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं बट वहां पर नॉर्मलिटी वॉल्यूम दिया ही नहीं, डायरेक्टली इसका मोल दिया हुआ है, तो कर सकते हैं वो भी सवाल। लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, इसको लिख लो पहले। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन obtained by mixing 3 moles of HCl and 2 moles of NaOH, both present in 100-liter solution. 3 moles of HCl and 2 moles of NaOH, both present in 100 liter of solution. Both present in 100 liter of solution. बहुत सिंपल सा सवाल दिया है ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट लगाना नहीं है बच्चे, मोल हमें अच्छे से आता है। अगर HCl का मोल पता है तो H प्लस का मोल पता चल गया, नहीं H प्लस का मोल और OH माइनस का मोल पता चल गया। ये है 3, ये है 2, ये है 0। 0 क्या है, ये तो 100 लीटर है पहले से। अरे बोल, पानी जो थोड़ा बहुत बना वो पानी में मिल गया, टोटल वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज मत कर। 2 मोल वाटर बना लेकिन उसके बावजूद भी 100 लीटर ही है, तो अब 1 मोल H प्लस 100 लीटर पानी में है। नहीं समझा, ये तो एक्सेस में है ना, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बच्चे 1/100, पीएच कितना हो जाएगा 2। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बड़ा सिंपल है, चलो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराते हैं ना, अब रहने देते हैं। टैब एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी होमवर्क क्या है मैं बता देता हूँ एक बार, जब कर रहे हैं केमिकल तो थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का ये वाला सवाल भी घर पे ट्राई करके मार्क कर लेना, मैं बताता हूँ। देखो जहाँ केमिकल शुरू हुआ है ना, तो केमिकल पहले, केमिकल का थ्योरी पढ़ना है पूरा। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना है, क्या लिखा है यहाँ पे, ये सब जो भी है हाईलाइटेड है, ये है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक लाइन इसको पढ़ना है, ये ग्राफ वगैरह, ये डेटा क्या है, ये डेटा समझ में आया, ये डेटा क्या है, ये सब क्या लिखा है। 6.1 पहला सॉल्ट एग्जाम्पल, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, ये कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर दूसरा सॉल्ट एग्जाम्पल, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, ये सब पार्ट नहीं छोड़ना है। रीडिंग है ना, रीडिंग पूरा रीडिंग, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सॉल्ट एग्जाम्पल कितने हैं, 7 हैं इसमें। ठीक है, फिर ये सब देखो कि डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद एलसीपी प्रिंसिपल पे जो लिखा है एनसीईआरटी का, एक एक लाइन पढ़ना है। फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट, आयनिक यहाँ से शुरू हो गया है, तो आयनिक का भी लाइन आपको पढ़ना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, एक एक लाइन पढ़ लो फटाफट, मतलब हार्डली आधा घंटा में खत्म करो, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिस्कशन हुआ है। देखो वाटर के बारे में, पीएच स्केल के बारे में है, ये सब क्या लिखा है, थोड़ा एक एक लाइन सब है ना। वीक एसिड जैसे आ गया वहां छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद इसके एक्सरसाइज में क्या करके आना है मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज में केमिकल आयनिक दोनों मिला के ना आई गेस 73 क्वेश्चन है, तो 73 में केमिकल का क्वेश्चन जो है अप टू 34 तक, तो उधर सॉल्ट एग्जाम्पल 10 और ये 34 क्वेश्चन, ये एक हो गया। थ्योरी रीडिंग हो गई केमिकल आयनिक टिल डॉट फ्रॉम मॉड्यूल एंड फ्रॉम एनसीईआरटी, दो जगह से हो गया। एक, अगर इसके अलावा टाइम मिले तो उस बुक को एक्सप्लोर करना, उसके केमिकल के सवाल
कम से कम 10, 5, 20 क्वेश्चन करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स। समझ गया?